वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पे लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। हमारे इस लेक्चर के टॉपिक्स ये हैं: फर्स्ट, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन; सेकंड, एग्जिस्टेंस थ्योरम; थर्ड, यूनिकनेस थ्योरम; फोर्थ, पिकार्ड्स थ्योरम; फिफ्थ, Picard's iteration method of solution; sixth, examples; and lastly, exercise questions. तो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है existence and uniqueness of solution. Consider first order differential equation dy by dx absolute plus y absolute plus c equal to 0 where c belongs to set of real numbers. तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हम कुछ केसेस कंसिडर करते हैं c के लिए, c ग्रेटर देन 0, c इक्वल टू 0 और c लेस देन 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो c ग्रेटर देन 0 के केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। c इक्वल टू 0 के केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है y इक्वल टू 0। जबकि c लेस देन 0 के केस में हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप c ग्रेटर देन 0 और c इक्वल टू 0 के केसेस को तो पार्टिकुलरली देख लेंगे। c लेस देन 0 के केस में मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ। अगर मैं c इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट करूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी dy बाई dx एब्सोल्यूट प्लस y एब्सोल्यूट प्लस -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू 1 पुट करूँ तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू -2 पुट करूँ तो dy बाई dx 0 हो जाएगा और y एब्सोल्यूट -2 का एब्सोल्यूट हो जाएगा +2। तो +2 और c हमने -2 लिया तो +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू -2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरह अगर मैं y इक्वल टू +2 यहाँ पे पुट करूँ तो आप देखेंगे कि y इक्वल टू +2 भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर c इक्वल टू -2। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे हमने एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस देखे जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं इन द केस ऑफ c लेस देन 0। तो इन डिफरेंट केसेस को डिस्कस करने का मकसद ये था कि हमें यहाँ से पता चला कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ऐसे भी हो सकता है कि उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो, ऐसे भी हो सकता है कि उसका जस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, और ऐसे भी हो सकता है कि उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें। यहाँ पे इसके बाद आप देखें, कंसिडर द जनरल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन y प्राइम इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई वेयर y एट एक्स नॉट इज इक्वल टू y नॉट। तो इक्वेशन 2 के अंदर हमारे पास एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। यहाँ पे अब हम इन दो आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। एक तो है एग्जिस्टेंस और दूसरा यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जिस्टेंस को, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन का जो आइडिया है उसमें हम इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। फर्स्ट वन है, अंडर व्हाट कंडीशंस डज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन इक्वेशन 2 एडमिट्स अ सॉल्यूशन। कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें इक्वेशन 2 जो फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हमने उन कंडीशंस को देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के केस में। और दूसरी जो चीज़ हमने देखनी है वो है, इफ़ अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x बाउंडेड और अनबाउंडेड डोमेन इट इज़ डिफाइंड। कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो x की मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किन वैल्यूज़ के लिए वो डिफाइंड है। क्या वो सारी रियल लाइन पे डिफाइंड है या किसी ख़ास बाउंडेड डोमेन पे डिफाइंड है। तो इन दो पॉइंट्स को हम एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के केस में डिस्कस करते हैं। और हमारा जो दूसरा
पार्ट है वो है यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन। इफ़ देयर इज़ अ सोल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन बाय इक्वेशन 2 इज़ इट यूनिक, कि हमारे पास जो इक्वेशन 2 के अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मौजूद है, अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या वो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन है। तो इसे हम यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन के केस में देखते हैं। तो अब हम इन्हें थॉरोली डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन से रिलेट करता है, जो कि है एग्जिस्टेंस थ्योरम। ये वो थ्योरम है जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के एग्जिस्टेंस पे मौजूद कंडीशंस और उसके बाद उससे रिलेटेड डोमेन को डिस्कस करेगा। तो यहाँ से इस थ्योरम को देखने के बाद स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो जाएगा कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसके एग्जिस्ट करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगी डोमेन पे। तो अब हम इस थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी कॉन्टीन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन द क्लोज्ड रेक्टेंगुलर रीजन कैपिटल आर, where r is x minus x naught absolute less than or equal to a and y minus y naught absolute is less than or equal to b, and f of x comma y absolute is less than or equal to capital M. Then the initial value problem y prime is equal to f of x y, where y at x naught is equal to y naught has at least one solution. The solution is defined at least for all x in the interval I equal to x minus x naught absolute is strictly less than h, where h is equal to minimum of a comma b divided by m. तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के लिए एग्जिस्टेंस थ्योरम है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि f of x y एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होना चाहिए, और वो किस डोमेन पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अब f of x y जो है ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो प्लेन हो सकती है, मींस r पावर 2, लेकिन यहाँ पे हमने रीजन को एक रेक्टेंगुलर रीजन की फॉर्म में डिफ़ाइन किया है, जो कि एक बाउंडेड रीजन है कैपिटल R, और ये फिगर में आप देख सकते हैं कि कैपिटल R यहाँ पे डिफाइंड है। यहाँ पे x पे रिस्ट्रिक्शन है कि x माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन और इक्वल टू a, that means x is greater than or equal to x naught minus a and less than or equal to x naught plus a, और इसके साथ y पे जो कंडीशन है वो है y minus y naught absolute is less than or equal to b, that means y is greater than or equal to y naught minus b and less than or equal to y naught plus b। तो आप इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का इंटरसेक्शन देखें तो वो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर रीजन आ रहा है, जिसे हमने प्रॉपर ब्लैक लाइन से इनक्लोज किया हुआ है, और ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये कैपिटल आर से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि इक्वेशन 2 हमने अभी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखी थी, उसमें राइट हैंड साइड पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, तो वो फंक्शन इस रेक्टेंगुलर रीजन पे कॉन्टीन्यूस हो, ये फर्स्ट कंडीशन है एग्जिस्टेंस थ्योरम की। उसके बाद इसी फंक्शन पे एक और कंडीशन ये है कि वो फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, मींस एफ ऑफ एक्स वाई एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन और इक्वल टू कैपिटल एम इन दिस रेक्टेंगुलर रीजन, कि एक रियल नंबर कैपिटल एम मौजूद होना चाहिए जिससे फंक्शन की सारी वैल्यूज़ इस रीजन के अंदर छोटी हों, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हों तो फिर ये थ्योरम कहता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से इस थ्योरम की मदद से हमें सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की गारंटी मिल रही है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और साथ ये कहा जा रहा है कि वो जो सॉल्यूशन है वो x की उन सारी वैल्यूज़ पे डिफाइंड होगा एटलीस्ट जो इंटरवल x माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट लेस दैन h के अंदर आ रही हैं। यहाँ पे h है मिनिमम ऑफ a कॉमा b डिवाइडेड बाय m, तो जो आप m कैलकुलेट करेंगे वहाँ से फिर हमें पता चलेगा कि h की वैल्यू क्या आती है।
तो जब आप h कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो x पे कंडीशन आ जाएगी तो वो ये होगी कि x बिलोंग्स टू x नॉट माइनस h एंड x नॉट प्लस h ओपन इंटरवल। तो यहाँ से हमें ये रिस्ट्रिक्शन पता चल रही है। और इस चीज़ को माइंड में रखें कि ये जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के लिए, ये हमारे पास एक सफिशिएंट कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब हम इस थ्योरम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे ये जो आपने पॉइंट देखा था कंडीशन कि f of x y एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन और इक्वल टू कैपिटल M, दिस इम्प्लाइज y प्राइम एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन और इक्वल टू M। यहाँ पे आपने इक्वेशन 2 के अंदर देखा कि f of x y किसकी इक्वल है, y प्राइम मीन्स dy by dx के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है f of x y एब्सोल्यूट लेस दैन और इक्वल टू M का मतलब है कि y प्राइम एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन और इक्वल टू M। तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये है the slope of every solution curve lies in the interval minus m, m। तो जो भी हमारे पास solution curve होगी उसकी slope in that rectangular region will be in between the interval minus m and capital M। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि if h is equal to minimum of a, b divided by m is equal to small a, then the solution exists at least in the interval x0 minus a, x0 plus a। तो अगर h a के इक्वल हो तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन जो है x की सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होगा जो इस इंटरवल x0 माइनस a से x0 प्लस a के अंदर डिफाइंड होंगी। इसी तरह अगर h की वैल्यू हो if h equal to b divided by m, then the solution exists at least in the interval x0 minus b divided by m and x0 plus b divided by m। तो ये हमारे पास सेकंड केस बन सकता है h के लिए। तो ये कैपिटल M पे डिपेंड करता है कि हमारे पास h की वैल्यू a की इक्वल होगी या b डिवाइडेड बाय m की इक्वल होगी। For values of x outside these ranges, the curve leaves the region capital R and hence nothing can be said about the existence of solution at these values। तो अगर x की वैल्यू ये ऊपर डिफाइंड इंटरवल से बाहर निकल जाए तो फिर हम सॉल्यूशन के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। The conditions given in the theorem are sufficient and not necessary, that is, even if the conditions are violated, the problem may have a solution। तो यहाँ पे जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये जो एग्जिस्टेंस थ्योरम की कंडीशंस हैं ये सफिशेंट कंडीशंस हैं, ये नेसेसरी कंडीशंस नहीं हैं। अगर कहीं पे भी कोई फंक्शन f of x y इन कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को या दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे भी हो सकता है कि कंडीशन सेटिस्फाई ना हो लेकिन फिर भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, क्योंकि ये सफिशेंट कंडीशन है एग्जिस्टेंस थ्योरम। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y प्राइम इक्वल टू 2x पावर 2 प्लस 3y पावर 2 वेयर y एट 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, इसमें हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम अप्लाई करते हुए सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस को इन्वेस्टिगेट करना है। और यहाँ पे साथ हमें रीजन भी बताया हुआ है, ओवर द रीजन x एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1 एंड y माइनस 1 एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Here f of x y is equal to 2x power 2 plus 3y power 2, x naught is 0 and y naught is equal to 1। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो हमें प्रॉब्लम के अंदर गिवन है। Here given rectangle is x greater than or equal to -1 and less than or equal to 1 and y greater than or equal to 0 and less than or equal to 2। तो हम इसे प्लेन के अंदर प्लॉट करके देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर रीजन बनता है जिसमें x की वेरिएशन -1 से 1 तक है और y की वेरिएशन 0 से 2 तक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शन हमारे पास ऐसा है कि
आप इसे इस एंगल से भी देख सकते हैं कि इसमें एक पॉलिनोमियल 2x पावर 2 है जो कि x का पॉलिनोमियल है, और दूसरा पॉलिनोमियल y का पॉलिनोमियल है 3y पावर 2, और इन दोनों का सम है। तो आप इन्हें करस्पॉन्डिंगली अगर पॉलिनोमियल्स के हिसाब से देखें तो पॉलिनोमियल्स हर जगह पे कॉन्टीन्यूस होते हैं। यहाँ पे इस गिवन इंटरवल पे x वाला पॉलिनोमियल x के करस्पॉन्डिंग और y वाला पॉलिनोमियल y के करस्पॉन्डिंग कॉन्टीन्यूस होंगे, और इनका सम भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो इसका मतलब ये है f of x y इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन एवरीवेयर इन द रेक्टेंगुलर डोमेन। नाउ f of x y एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2x पावर 2 प्लस 3y पावर 2 एब्सोल्यूट इज लेस देन और इक्वल टू 14। आप यहाँ पे फंक्शन में x और y की सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो 14 या 14 से छोटा होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें m की वैल्यू 14 मिल रही है। एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एग्जिस्ट एज m इज इक्वल टू 14। यहाँ पे हमने देख लिया कि अभी तक जो हमारी कैलकुलेशंस थी इसमें से हमें यह भी पता चल गया कि फंक्शन f of x y कॉन्टीन्यूस फंक्शन है गिवन रीजन के अंदर, और साथ साथ जो फंक्शन है वो बाउंडेड भी है, और यहाँ हमें m की वैल्यू 14 मिल गई। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे m की वैल्यू 14 है, तो इसका मतलब ये है हम यहाँ से अब h को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो h इक्वल होता है मिनिमम ऑफ a, b डिवाइडेड बाई m। अगर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो हमारे पास h की वैल्यू आती है 1/14। तो h की वैल्यू 1/14 आने से हमें पता चला कि सोल्यूशन जो एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो एटलीस्ट x की वैल्यूज़ जो -1/14 टू 1/14 इंटरवल में बिलोंग कर रही होंगी उन पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये सारी की सारी जो हमने बात की है ये बेस कर रही है एग्जिस्टेंस थ्योरम के ऊपर। तो उसके थ्रू हमें पता चला कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का गिवन रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर सोल्यूशन एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है, और वो -1/14 से 1/14 तक जो इंटरवल है इसमें वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम की कंडीशंस कुछ इस तरह हैं। लेट f of x y satisfy the following conditions. First one is let f of x y be continuous at all points in the closed rectangular region R, where R is x minus x naught absolute less than or equal to a, and y minus y naught absolute is less than or equal to b, and f of x y absolute is less than or equal to capital M. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये वही कंडीशंस हैं जो एग्जिस्टेंस थ्योरम की कंडीशंस थी। तो इसका मतलब ये है कि यूनिकनेस थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जिस्टेंस थ्योरम की कंडीशंस को भी फुलफ़िल करना है। तो इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा तो तब हम उसके सॉल्यूशन की यूनिकनेस की बात करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट यूनिकनेस थ्योरम की कंडीशंस का ये है कि एग्जिस्टेंस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और सेकंड है कि f of x y, सेकंड कंडीशन देखें, f of x y satisfies the Lipschitz condition which is f of x, y2 minus f of x, y1 absolute is less than or equal to capital L into y2 minus y1 absolute। कि हमारे पास एक कांस्टेंट कैपिटल L हमारे पास मौजूद होना चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को वैलिडेट करे। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल L है, वेयर कैपिटल L इज़ द Lipschitz कांस्टेंट and x, y1 and x, y2 belong to r power 2, ये हमारी रेक्टेंगुलर रीजन में बिलोंग करते हैं ये पॉइंट्स जो कि r पावर 2 का सबसेट है। देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन इज़ डिफाइंड एट लीस्ट फॉर ऑल x इन द इंटरवल I equal to x minus x naught absolute is strictly less than h, where h is equal to minimum of a, b divided by m। तो यूनिकनेस थ्योरम के अंदर आपने देखा कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो तो एग्जिस्टेंस थ्योरम की कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन जो है वो एक इनइक्वालिटी है जिसे होल्ड करवाना है। अगर वो होल्ड करेगी तो तब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उसमें जो मेन पार्ट है वो है द नंबर
द कांस्टेंट कैपिटल L विच इज़ कॉल्ड द लेप्शियस कांस्टेंट। तो अगर आप वो कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकें जो इस इनइक्वालिटी को फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y1 y2 इन द रेक्टेंगुलर रीजन सेटिस्फाई करे, तो फिर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो सॉल्यूशन इस गिवन इंटरवल के अंदर डिफाइंड होगा जो कि एग्जिस्टेंस थ्योरम के अंदर भी सेम ही था। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और वो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो फिर कब यूनिक होता है। इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं पिकार्ड्स थ्योरम। लेकिन पिकार्ड्स थ्योरम को स्टेट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूनिकनेस थ्योरम है इसमें सेकंड कंडीशन जिसमें हमने लेप्शियस कांस्टेंट कैपिटल L कैलकुलेट करना होता है, इसे इम्पोज करना आसान नहीं होता कई प्रॉब्लम्स के अंदर। तो इससे भी एक पावरफुल और इजीली अप्लाई होने वाली कंडीशन है, वो ये है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन f है f ऑफ एक्स वाई वो कॉन्टीन्यूस हो और पार्शियल f बाय पार्शियल y बाउंडेड हो, तो फिर हम लेप्शियस कंडीशन को रिप्लेस कर सकते हैं इस कंडीशन से। तो ये कंडीशन जो है जिसमें पार्शियल f बाय पार्शियल y बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, जज किया जा सकता है इन द गिवन रेक्टेंगुलर रीजन। तो अब हम इसी बात को देखते हैं पिकार्ड्स थ्योरम के अंदर। तो पिकार्ड्स थ्योरम कुछ इस तरह है, लेट f ऑफ एक्स वाई एंड पार्शियल f बाय पार्शियल y बी कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर रीजन कैपिटल R इफ x0, y0 is any point in the interior of capital R, then there exists a positive number h such that the initial value problem y prime equal to f of x y, where y at x0 is equal to y0, has a unique solution for all x in the interval x0 minus h, x0 plus h। तो ये हमारे पास पिकार्ड्स थ्योरम है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर फंक्शन f ऑफ एक्स वाई कॉन्टीन्यूस हो और पार्शियल f बाय पार्शियल y भी कॉन्टीन्यूस हो, अगर पार्शियल f बाय पार्शियल y बाउंडेड होगा तो फिर वो कॉन्टीन्यूस भी होगा। तो यहाँ पे ये कॉन्टीन्यूस हो फॉर ऑल वैल्यूज़ इन द रेक्टेंगुलर रीजन कैपिटल R, तो फिर हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और वो यूनिक भी होगा इन द इंटरवल x0 माइनस h, y0 प्लस x0 प्लस h, और इसके करस्पॉन्डिंग ये h की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमारे पास पिकार्ड्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। पिकार्ड्स थ्योरम हमें ये भी बताता है कि डिफरेंशियल जो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है और साथ साथ वो यूनिक भी है। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। हमारी एग्जांपल है टेस्ट फॉर यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x माइनस 2y प्लस 1 इंटू डी वाई माइनस 3x माइनस 6y प्लस 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 वेयर y एट 0 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। अब हम पिकार्ड्स थ्योरम की मदद से देखेंगे कि इस इक्वेशन, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक है या नहीं। साथ हमें कहा हुआ है ओवर द रेक्टेंगल R वेयर x एब्सोल्यूट इज लेस देन और इक्वल टू 1/4 एंड y एब्सोल्यूट इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, डिटरमिन द इंटरवल फॉर x ओवर विच द सॉल्यूशन इज गारंटीड। तो हमने इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन को टेस्ट भी करना है और साथ ये भी बताना है कि वो सॉल्यूशन किस इंटरवल के अंदर वैलिड होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3x माइनस 6y प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2y प्लस 1 और x0 0 है, y0 भी 0 है। अगर हम f ऑफ एक्स वाई एब्सोल्यूट देखें तो ये हमारे पास इक्वल है 3x minus 6y plus 2 absolute divided by x minus 2y plus 1 absolute, which is less than 3 into x absolute plus 6 into y absolute plus 2 divided by 1 minus x absolute minus 2 into y absolute। तो ये
जो हमारे पास इनइक्वालिटी यहाँ पे बन रही है ये फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू दैट रेक्टेंगुलर रीजन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। दिस क्वांटिटी इज लेस देन 3 into 1/4 plus 6 into 1/4 plus 2 whole divided by 1 minus 1/4 minus 2 into 1/4. This is equal to 17 which is the value of capital M. तो अगर हम यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ पुट करके देखें तो ये फंक्शन रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर सारे पॉइंट्स अगर हम इसमें पुट करें तो ये फंक्शन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 17 से छोटी आएगी। तो इसका मतलब ये है फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस की कर्व्स भी 17 से छोटी होंगी और उनकी स्लोप भी 17 से छोटी होगी। तो यहाँ से हमें ये भी फिर पता चल जाता है कि f of x y एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। यहाँ पे हमने देखा कि पिकर्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि f of x y इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। इसके बाद अगर हम देखें तो पार्शियल f बाय पार्शियल y अगर आप कैलकुलेट करें कंसिडरिंग x एज कांस्टेंट तो हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2y प्लस 1 होल पावर 2 होल एब्सोल्यूट। और अगर हम गिवन रीजन से पॉइंट्स को पुट करें तो हमारे पास ये क्वांटिटी लेस होगी 2 डिवाइडेड बाय 1/4 होल पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 32। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि पार्शियल f पर पार्शियल y भी बाउंडेड है, सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस। तो पिकर्स थ्योरम की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी इन दैट रेक्टेंगुलर रीजन। तो दोनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होगी हैं तो हम पिकर्स थ्योरम के थ्रू यहाँ पे कह सकते हैं कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक सॉल्यूशन है, और वो किस रीजन के अंदर यूनिक सॉल्यूशन है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम पहले h कैलकुलेट करेंगे। h यहाँ पे है इक्वल टू मिनिमम ऑफ a, v डिवाइडेड बाई m जो कि इक्वल है 1/68। तो हमारे पास वो इंटरवल जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो है x एब्सोल्यूट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/68। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिकर्ड्स आइट्रेशन मेथड। Pickard's theorem gives us a sufficient condition for existence and uniqueness of the initial value problem y prime equal to f of x y where y at x naught is equal to y naught। तो ये जो Pickard's iteration method है ये टोटली Pickard's theorem पे बेस करता है। Pickard's theorem की जो sufficient condition है उसके थ्रू हम यहाँ पे initial value problem का iterative मेथड के थ्रू अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन y प्राइम इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x y प्राइम dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x f ऑफ एक्स वाई dx, और इट कैन बी रिटन एज f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू y ऑफ x इज इक्वल टू y एट x नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x f ऑफ एक्स वाई dx। तो हम बोथ साइड से इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म बनती है। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन एक इंटीग्रल इक्वेशन है। इसके बाद हम यहाँ पे पिकर्ड मेथड की फर्स्ट आइट्रेशन देखते हैं कि पिकर्ड आइट्रेटिव स्कीम क्या है। तो अगर आप देखें यहाँ पे y1 की वैल्यू है y1 इज़ इक्वल टू y एट x नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x f ऑफ x y नॉट ऑफ x इंटू dx। तो आइडिया ये है कि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो अननोन फंक्शन y मौजूद है हम उससे हमारा जो इनिशियल कंडीशन से y0 की वैल्यू आ रही है हम उससे इसे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से इसे कैलकुलेट करने से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी y1। तो ये हमारी पिकर्ड्स मेथड की फर्स्ट आइट्रेशन है जिससे हम y1 कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन को देखें तो वो होगी y2 इक्वल टू y एट x नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x f ऑफ x y1 ऑफ x इंटू dx। तो यहाँ पे अगेन वही स्कीम हमने यूज़ की जिस तरह फर्स्ट आइट्रेशन में हमने y को y नॉट ऑफ x से रिप्लेस किया, तो सेकेंड आइट्रेशन में हमने y को y1 ऑफ x से रिप्लेस किया है जो कि हम फर्स्ट आइट्रेशन में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस तरह हमें y2 मीन सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन मिलेगी। अगर हम इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखें तो हमारे पास जो आइट्रेटिव स्कीम है वो कुछ इस तरह बनती है y
n+1 of x is equal to y at x0 plus integration x0 to x f of x, y n of x dx। और ये हम जैसे जैसे कंप्यूट करते जाएंगे तो हमारे पास ये yn+1 जो है ये कन्वर्ज करता जाएगा y ऑफ x को, जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है फॉर x सफिशेंटली क्लोज टू x0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ जिनके लिए ये सॉल्यूशन वैलिडेट करेगा वो x0 के करीब करीब जो वैल्यूज़ होंगी उनके लिए ये वैलिडेट करेगा। तो अब हम पिकार्ड्स मेथड से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। हमारी एग्जांपल है यूजिंग पिकार्ड्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड फाइंड टू आइट्रेट्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y prime is equal to y plus y power 2 where y at 0 is equal to 1। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आप देखें इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास जो पिकार्ड्स आइट्रेटिव स्कीम बनेगी वो कुछ इस तरह होगी yn+1 of x is equal to 1 plus integration from 0 to x yn plus yn power 2 into dx where y0 is equal to 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो है x0 की वैल्यू हमने इनिशियल कंडीशन से निकाल ली 0, तो 0 से x तक इंटीग्रेशन होगी। तो ये हमारी स्कीम है पिकार्ड्स आइट्रेशन मेथड की। इसमें अब हम n की वैल्यूज़ को 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन पुट कर सकते हैं। हमने चूँकि यहाँ पे 2 आइट्रेशंस कैलकुलेट करनी है तो इसलिए हम पहले n की वैल्यू 0 पुट करेंगे और फिर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो जब हम n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y1 ऑफ x आएगा जो कि है 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x y0 प्लस y0 स्क्वायर इंटू dx विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2x। तो आप इसे इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा 1 प्लस 2x। इसी तरह जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y2 होगा y2 ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x y1 प्लस y1 पावर 2 इंटू dx विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x y1 अभी हमने कैलकुलेट किया था तो y1 पहले आ गया 1 प्लस 2x प्लस y1 की पावर 2 होगी 1 प्लस 2x होल पावर 2। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x इंटू 2 प्लस 6x प्लस 4x पावर 2 इंटू dx विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x पावर 2 प्लस 4/3 x क्यूब। तो हमने ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन तक y की वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि है 1 प्लस 2x प्लस 3x पावर 2 प्लस 4/3 x क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली 2 टर्म्स जो हैं ये y1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उससे आगे जो कंट्रीब्यूशन है ये y2 की कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आप साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में दी गई थी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट जनरल सॉल्यूशन है y इक्वल टू 1/c पावर माइनस x माइनस 1। तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देखें तो वो आपको बर्नौली इक्वेशन नज़र आएगी। बर्नौली इक्वेशन हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आप उसकी मदद से उसे सॉल्व करें, ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें, उसे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करें, उसके थ्रू सॉल्यूशन कैलकुलेट करें तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा y ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई c e पावर माइनस x माइनस 1। तो यहाँ पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, चूँकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो हम इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे और हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा y ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 e पावर माइनस x माइनस 1। अब अगर हम इस सॉल्यूशन की एक्सपेंशन करें सीरीज़ की फॉर्म में तो आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और इसमें e पावर माइनस x की भी सीरीज़ लिख लें और न्यूमरेटर में लेके जाएं पावर माइनस 1 होगी तो आप उसे एक्सपेंड करें, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगी। तो आपके पास एक्सपेंशन कुछ इस तरह की आएगी 1 प्लस 2x प्लस 3x पावर 2 प्लस 13/3 x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है जो कि सीरीज़ की फॉर्म में लिखा है हमने इसमें। और जो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन अभी हमने कैलकुलेट की थी इन दोनों में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है और थर्ड टर्म भी सेम है। उसके बाद फोर्थ टर्म में फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स y2 की वो एग्री कर रही हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ। तो यही हमारे पिकार्ड मेथड का प्रोसीजर है जिसमें आप जितनी ज़्यादा आइट्रेशंस कैलकुलेट करेंगे उतना ही जो सॉल्यूशन होगा वो एक्यूरेट सॉल्यूशन के करीब होगा।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे सीखा कि पिकर्ड्स आइट्रेशन मेथड को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो आप जितनी ज़्यादा आइट्रेशंस करेंगे उतना ही आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो पिकर्ड्स मेथड जो है वो हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से रिस्ट्रिक्शन आती है इंटीग्रेशन की, जहाँ पे आप इन इंटीग्रेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हों जिनकी इंटीग्रेशन आप आसानी से कैलकुलेट ना कर सकते हों तो आप फिर वहाँ पे रुक जाते हैं, आप फिर उससे आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है पिकर्ड्स मेथड का। लेकिन आपने देखा कि हम अप्रॉक्सीमेटली सॉल्यूशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो कि आप सॉल्व करें। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज़ स्टडी द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y prime equal to y, where y at 0 is equal to 1 and the region is x absolute is less than or equal to 1 and y minus 1 absolute is less than or equal to 1. हमारा सेकंड क्वेश्चन है discuss the applicability of the existence theorem to y prime equal to 4y divided by x, where y at 0 is equal to 0. Find the solution directly. What do you conclude? Question number 3 है use Pickard's method to find first 4 approximations to the solution of y prime equal to x minus y, where y at 0 is equal to 1. और हमारा लास्ट क्वेश्चन है use Pickard's method to find first 4 approximations to the solution of y prime plus y equal to y power 2, where y at 1 is equal to 2. तो आपने आज के लेक्चर में कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस साइड से डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखा कि कब एक डिफरेंशियल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो यूनिक कब होता है, फिर पिकर्ड्स थ्योरम क्या है और इसके साथ साथ पिकर्ड्स आइट्रेशन मेथड क्या है। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर।